दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज स्टेट रीट PYQ सीरीज़ में आज 22वीं क्लास आपके साथ मैं हल कर रहा हूँ। तो और हमारे पास आज ये है एचटेट का पेपर। इसका फ्रंट पेज तो फटा हुआ था, शायद ये 2022 का है, मेरे ख्याल से 2022 का ही होना चाहिए। और सीटेट की तर्ज पे बिल्कुल सीटेट का जो पैटर्न होता है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है ये। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला यानी कि शुद्ध पूछा इसने, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अनिर्णित सही है। आगे देखते हैं, आशीर्वाद गलत है क्योंकि आशीर्वाद में सी छोटी है तो सी की मात्रा जो है ई की बड़ी हो जाएगी, ये गलत है। षष्ठम में मैं को हलंत हट जाएगा। सहनसा में ये है के ऊपर अनुनासिक है, अनुस्वार होगा का मतलब अकेला बिंदु आएगा न कि चंद्र बिंदु। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिर्णित। अनिर्णित क्या होता है कि जो जिसका अभी फैसला हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकंपा का सही शाब्दिक अर्थ है। भाई अनुकंपा किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अपने से बड़ों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना नहीं होता। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना, ये होता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना, ये अनुकंपा कहलाएगी। किसी को विशेष सहयोग देना, ये नहीं होगा। अगला देखिए, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है तो जिजीविषा नहीं होगा। जिजीविषा तो होता है जीने की इच्छा रखने वाला। जिघृषा भी नहीं होगा। जिघृषा होती है मारने की इच्छा। जिगत्सा भी नहीं होगा। जिगत्सा होती है कुछ खाने की इच्छा। और इसमें अगला है जिगीषा, ये होती है जीतने की इच्छा, जिगीषा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये तो आप सभी को ही पता होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी, वर्ण। अगला प्रश्न देखो, कविता शिक्षण के अंतर्गत, ये पेडागोजी आ गई के प्रश्न है एक। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि कविता शिक्षण जो होता है, बीएड कह लो, जेवीटी कह लो, उसमें सिखाते हैं हमें और फिर हम बच्चों को सिखाते हैं। वो हम क्यों सिखाएं, उसमें कौन से ऐसा वो हो? तो इसमें शब्द भंडारण वृद्धि हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। भावों की अनुभूति, ये होता है। और आगे देखते हैं, तुकबंदी का ज्ञान। वैसे तुकबंदी का ज्ञान ये भी होता है, तुकबंदी होती है मतलब यानी कि जो लाइन, जैसे एक चरण होता है कविता का और फिर दूसरा चरण भी लास्ट में उसी मात्रा के और उसी वर्ण पे आके इस प्रकार से वहाँ मतलब समाप्त हो, तो होती है तुकबंदी। रोमांच की अनुभूति मतलब प्रसन्नता का भाव पैदा होना। तो इसमें भावों की अनुभूति ये प्रभावी ऑप्शन है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है। अगला प्रश्न देखो, हतभागी का स्त्रीलिंग है। हतभागी तो हतभागिनी, हतभाग्यवती, हतभाग्या और हतभागु। तो देखो इसका हतभाग्या बन जाएगा, हतभाग्या। हतभागिनी नहीं बनेगा, हतभाग्यवती भी नहीं बनेगा, इसका बनेगा हतभाग्या। ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने,
निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। मूल उच्चारण पूछा इसने कि कौन सा वर्ण ऐसा है कि जिसको हम उसका जो मूल उच्चारण है वो नहीं करते। तो इसमें श्र दे रखा है, क्ष दे रखा है, री दे रखा है और श दे रखा है। तो इसमें जो री है, री ऋषि वाला, ये नहीं इसका मूल उच्चारण। इसको हम सिंपल र और री की मात्रा बोल देते हैं, उसमें आ जाता है। तो इसका जो है ज़्यादा प्रचलित नहीं है और बाकी सही है। इसमें श्र बना है श सलगम वाला आधा और र से बन जाएगा। क्ष बना है क प्लस स से और ये स है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव में प्रत्यय कौन सा है। मानव, तो इसमें ए प्रत्यय है, व, अव और नव। तो इसमें ए प्रत्यय है, मानव में ए प्रत्यय है और इसमें मूल शब्द रहेगा मनु। मनु और ए प्रत्यय बना, ए प्रत्यय लगा तो ये हो जाएगा मानव। अव नहीं बनेगा, न व बनेगा, ए प्रत्यय बन जाएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ये फिर जो है ना इसका आ गया शिक्षण का। कहानी का मूल उद्देश्य होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, बच्चों को प्रसन्न करना। देखते हैं आगे, बच्चों को एकाग्रचित करना, यानी कि उनको उनका ध्यान एक तरीके जो है ना एक एकाग्रचित करना उनका ध्यान, और बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। यानी कि कहानी को सुनकर फिर जो है वो अपने मन में क्या क्या सोचते हैं उसके प्रति, तो उनकी जो है फिर कल्पनाओं को पंख लगते हैं। बच्चों को प्रसन्न करना, प्रसन्न तो खुश तो हो जाएंगे एक बार वो। एकाग्रचित करना मतलब ध्यान आकर्षण करना का मतलब, यानी कि जो जब सुनेंगे कहानी तो रोचकता तो पैदा होगी, तो एकाग्रचित होंगे। अनुशासन में रखना, कुछ देर आराम से ही बैठेंगे। तो वैसे तो सभी हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली जो ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ये हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है क्षणिक। इसका विपरीत पूछा है और क्षणिक का मतलब होता है पल भर में ही नष्ट होने वाला। तो इसका हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत हो जाएगा इसका। शाश्वत का मतलब सदा रहना, सदा बना रहने वाला। नश्वर तो नष्ट होने वाला होता है, सनातन होता है जो सदा से चला रहा हो, और अमर जो कभी न मरे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनुष टंकार का संधि विच्छेद है। धनुष टंकार, इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो पहले उससे मैं बताऊं आपको, ये है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। तो इसका हो जाएगा धनु प्लस टंकार, यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, धनु। और कैसे बना, इसमें से कैसे बना, ये पै वाला, ये पै वाला से यूँ बना कि क्या होता है कि विसर्ग के बाद यदि कोई भी वर्ण हो और जिस उच्चारण से जिसका जो उच्चारण होगा, उस वर्ण का जो उच्चारण होगा, देखो जैसे ये ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धा। और अब मूर्धा से युक्त जो स बोला होगा, जो स बोला जाएगा, यानी कि जिस स का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, वही यहाँ पे इसका विसर्गों का बन जाएगा। तो ट से उच्चारित वर्ण जो है श प वाला है, तो ये हो जाएगा, ये प वाला जो स है वो मूर्धन्य वर्ण है। तो इसलिए इसका जो है धनुष टंकार बन गया। ट वर्ग मूर्धन्य है कंप्लीट। ये उच्चारण स्थान की एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके बाद जो है कभी 1 2 3 दिन में जो है कंप्लीटली बड़ी मज़ेदार वीडियो होगी,
बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से होगी वो, देखना। अगला देखिए, तो इसका जो है ऑप्शन धनुः प्लस टंकार हो जाएगा पहला ही। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्याय है? अमृत का पर्यायवाची पूछा इसने। नवनीत नहीं है, नवनीत तो मक्खन का पर्यायवाची है। हेम ये भी नहीं है, हेम सोने का है, सोना गोल्ड। अमी ये हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची अमी हो जाएगा। रसाल आम का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी मुखी में समास पूछा इसने। तत्पुरुष समास नहीं, बहुव्रीहि बहुव्रीहि होता है। गुरु के समान मुख है जिसका। द्वंद्व नहीं होता, द्विगु भी नहीं होता, बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। गुरु के समान मुख वाला अर्थात गुरु के समान मुख है जिसका, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सपृष्ठ संघर्षी व्यंजन है, सपृष्ठ संघर्षी व्यंजन, तो स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन होते हैं, मैंने बताया भी था एक बार कि च छ ज झ ये होते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय जो मुख से जो है एक संघर्ष के दौरान हवा निकलती हो, इनका उच्चारण होता हो। संघर्ष का मतलब यहाँ कोई युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है। बहुत से मतलब उच्चारण स्थान है उनसे होते हुए हवा रगड़ खा के निकलना, तो ये च छ ज झ होते हैं स्पष्ट संघर्षी व्यंजन, तो इसका ज ही हो जाएगा, ज। अगला देखिए, उसके बाद उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता हो। श्यामा शब्द, तो श्यामा शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं? राधा, यमुना, कोयल नहीं। काली, कोयल, रात्रि ये हो जाएगा, काली, कोयल और रात्रि। श्यामा के पर्यायवाची नहीं पूछे, यहाँ पे अर्थ पूछे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ काली, कोयल और रात्रि ये हो जाएगा इसमें। श्यामा श्यामा का मतलब, श्याम का मतलब होता है काला, और श्यामा मतलब आ जो की मात्रा है, आ की मात्रा को इसने स्त्रीलिंग बना दिया, तो काली, ठीक है। कोयल, कोयल काली होती है, उसके लिए होता है। और रात्रि, रात्रि भी अंधकार वाली इनके काले रंग की होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। यमुना, रुक्मणी, राधा, रुक्मणी, कोयल, रात्रि ये नहीं होगा। आगे देखो, सुरभि और सुरभि, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, यानी कि हर्ष और दीर्घ, तो क्या होगा इसका? गाय, कमल नहीं। सुगंध, गंगा नहीं। सुगंधित दूध नहीं होगा। सुगंध, गाय ये हो जाएगा इसमें। जो सुरभि छोटी मात्रा होती है हर्षव वाली, हर्षव जो होती है छोटी मात्रा वाला, तो वो तो हो जाएगी सुगंध। सुरभि का मतलब सुगंध, और सुरभि जो बड़ी मात्रा है दीर्घ, वो हो जाएगी किसमें? किसके लिए? गाय के लिए। इम्पोर्टेंट है भाई, ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, सुरभि और सुरभि, नोट कर लेना, इसको फिर भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का पूछा इसने, तो देखो अभ्यर्थी है यण संधि का, कैसे बनेगा? अभी, इसका विच्छेद कर लेते हैं पहले, इसका विच्छेद हो जाएगा अभी प्लस अर्थी। अब सर ये आधा भय कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया? तो इसका यण संधि का मैंने बता रखा है बार बार, मैं फिर बता रहा हूँ कि नियम क्या होता है कि ई और बड़ी ई से परे कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर का मतलब यहाँ ई और ई नहीं होना चाहिए, और कौन सा भी स्वर हो तो क्या बन जाएगा? ई का बन जाएगा ये आधा, भय बच गया आधा। इसी प्रकार से तो क्या बना? ए भय आधा, ई का बन गया ये, और ए इसमें आ गया, और ये पूरा हो गया, और थी का अर्थी का थी, अभ्यर्थी ऐसे बन गया। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, ये तो
किसका है, गुण संधि का। शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, ये भी गुण संधि का हो जाएगा। प्राप्त उदक उदक, ये भी प्राप्त प्लस उदक, ये भी गुण संधि का हो जाएगा। तो ये तीनों गुण संधि में है और अभ्यर्थी ये यण संधि का रहेगा। तो इसके तो यही है। कल जो रीट का पेपर था हमारे पास, उसके कुछ एक प्रश्न रह गए थे, वो कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछ रखा है इसने कि शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा, अन्न आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तो ये है अपरिचित, तो अनजान होता है, प्रजातंत्र से संबंधित होता है। ये अपरिपक्व, जो मैच्योर नहीं हुआ हो, परिपक्व नहीं हुआ हो, ये होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह की भावना यानी कि संचय न करने की भावना, इकट्ठा न करने की भावना क्या कहलाएगी? अपरिग्रह कहलाएगी। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? अगला पूछ रहा है। तो सत्याग्रह में संधि कौन सी है? सत्य प्लस आग्रह, इसका बन जाएगा विच्छेद सत्य प्लस आग्रह। तो हर्षव प्लस दीर्घ, हर्षव प्लस हर्षव, दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ, दीर्घ। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का। व्यंजन का भी नहीं है, न यण का है, न विसर्ग का है, ये है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। किया, अब पहले बात तो है कि इसमें पीछे की बात हो चुकी है। देखो आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में तो ये भी उसका भूतकाल का ही भेद है। इसमें होता है कि ऐसा लगता हो कि जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मोहन दिल्ली पहुंचा है, मोहन दिल्ली पहुंचा है, ऐसा लगता है कि अभी पहुंचा है। और संभाव्य वर्तमान काल ये नहीं होगा, सामान्य भविष्यत काल भी नहीं होगा, सामान्य भूतकाल ये हो जाएगा। अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, ठीक है ना, तो ये सामान्य भूतकाल ये हो जाएगा। इसमें भविष्यत काल में गा गे का प्रयोग होता है, वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग पूछा इसने। धर्म, धर्म पुल्लिंग है, धर्म पुल्लिंग रहेगा। संप्रदाय ये भी पुल्लिंग है। रंग भी जो है पुल्लिंग है, जैसे उसका रंग सांवला है, उसका रंग गोरा है, इस प्रकार से। जाति ये स्त्रीलिंग रहेगी। उसकी जाति ये है, उसकी, यानी कि ऐसे तो नहीं कहते हैं कि उसका जाति ये है, नहीं, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगला है अ उपसर्ग है, किसमें है? चार ऑप्शन दिए, आचरण, अंतर्राष्ट्रीय, अहिंसा और अनुसार। तो इसमें कौन से में है? आचरण में तो आ उपसर्ग है, अंतर्राष्ट्रीय में है अंतर, अंतर आधा हो जाएगा। अहिंसा इसमें हो जाएगा ए और अहिंसा, इसमें ए उपसर्ग है। अनुसार में अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और कौन से बचते हैं क्या हैं प्रश्न इसमें। और अगला प्रश्न देखो, मुहावरे का पूछ दिया इसने। निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है? अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंग अंग फटकना। तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा अंत भला तो सब भला। बाकी और तीनों ये मुहावरे हैं। दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। विस्तार पूछा है, उद्देश्य नहीं पूछा है भाई। तो दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, पहले एक बार देख लें कि उद्देश्य है कौन सा इसमें। तो इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसमें लड़के। अब इसमें उद्देश्य का विस्तार पूछा है, तो विस्तार का मतलब जो उद्देश्य से पहले हो या कुछ जो है उसके बारे में ही कुछ उसका वर्णन कर रहा हो, उसके इर्द गिर्द हो कोई इस प्रकार का, तो वो उसका विस्तार कहलाएगा। तो इसमें दुष्ट, जो दुष्ट है ये इसका विस्तार हो गया उद्देश्य का। और विधेय इसमें क्या है?
मचाते हैं, ये वाला विधेय ये है। और इसका विस्तार पूछे तो उधम, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से भेद होगा। देखो, संकेतवाचक नहीं है। संकेतवाचक में तो ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य पूछ रखे हैं, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। और संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरे पर शर्त पर आधारित होती है। विधानवाचक में किसी रीति का बोध होता है, ये तो नहीं होगा। इच्छा बोधक में किसी की कामना, इच्छा, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, ऐसे वाक्य होते हैं। संदेहवाचक हो जाएगा इसमें। संदेहवाचक, संदेहवाचक में संभवतः, अनुमानतः, शायद, इस प्रकार के जो है की शब्दावली प्रयुक्त होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं रहती है, बाधा नहीं पड़ती, कहलाता है। क्या कहलाता है वो? फिर पढ़िए इस प्रश्न को एक बार। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं अध्याहार। तो अर्थांतर नहीं होता, अर्थांतर तो कोई दूसरी स्थिति होती है। कल्पनातीत का मतलब होता है कल्पना से परे। वाक्यार्थ, वाक्यार्थ का मतलब वाक्य का अर्थ, वाक्य के अर्थ के लिए। तो यह अध्याहार हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? अव्यय के भेदों से असंगत यानी कि अव्यय मतलब अविकारी। अविकारी में कौन कौन से आते हैं वो पूछ रखा है इसमें। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। विसर्ग बोधक अव्यय ये नहीं होता। संबंध बोधक अव्यय ये भी आता है। समुच्चय बोधक अव्यय ये भी आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका असंगत है, वो गलत है, वो अव्यय में नहीं आता, इसका भेद नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि कक्षा जो आपको अच्छी लगी होगी। लगभग 300 के आसपास प्रश्न हमारे हो चुके हैं। कोशिश करेंगे कि एक पेपर और करवाएं, उसके बाद व्याकरण करवाएंगे स्टार्ट। व्याकरण के कुछ टॉपिक इस प्रकार से जो अति महत्वपूर्ण रहते हैं किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम में, या फिर 0 लेवल से शुरू करवाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो बच्चे, जो अभ्यर्थी, जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।